वेलकम टू स्टडी ज्ञान। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चुनाव प्रणाली की विशेषता तथा उस चुनाव प्रणाली में क्या क्या दोष है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दोष है चुनाव प्रणाली में, उन दोषों को किस तरह दूर किया जा सकता है। तो कुछ सुझावों के द्वारा उन दोषों को दूर किया जा सकता है। जो पहला सुझाव है वो है धन के दुरुपयोग को रोकना, कि हम चुनाव में किस तरह जो धन का दुरुपयोग होता है या धन का अधिक प्रयोग होता है उसको किस तरह रोक सकते हैं। है चुनाव प्रचार का समय सीमित कर देना। आपको पता होगा कि अधिक समय तक जब भी गाड़ी चलाई जाती है तो उसका जो फ्यूल है वो अधिक लगता है, लेकिन उसका जो चलाने का समय है वो सीमित कर दिया जाए तो फ्यूल भी सीमित लगेगा। तो इसी प्रकार से यदि चुनाव प्रचार का समय सीमित कर दिया जाए तो धन भी क्या होगा, सीमित प्रयोग में लाया जाएगा। बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए खर्च को भी प्रत्याशी के खर्च में शामिल किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अलग अलग फंड से प्रत्याशी को फंड ट्रांसफर किए जाते हैं और उस फंड से वह चुनाव प्रचार करता है। कई बार ये फंड सरकारी फंड भी होते हैं। तो इसके ऊपर नजर रखने के लिए क्या किया गया है कि जो अन्य संस्था है उन संस्थाओं से जो उस व्यक्ति को, जो प्रत्याशी है, धन जाता है उसके ऊपर भी नजर बनाई रखी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों के खर्चों को भी प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। यदि मान लीजिए बताया गया है कि 1 करोड़ जो प्रत्याशी है वो यूज कर सकता है अपने चुनावी क्षेत्र में, तो जो राजनीतिक दल है उसको टोटल मिलाकर 1 करोड़ रुपए ही प्रदान किए जाने चाहिए और वह खर्च के दायरे में ही रहे। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गए जो खर्च का विवरण है उसकी अच्छे तरह से जांच करना। कई बार क्या होता है कि ये एक तरह से धांधली की भावना लेकर उन जो विवरण है उन विवरण का निर्माण करते हैं और बचने के लिए, यदि ज्यादा धन पर खर्ची हो जाए तो ये उनसे बचने के लिए उन खर्चों को सीमित करके दिखाते हैं। तो उसकी अच्छी तरह से जांच होगी तो इसका भी खुलासा होगा कि इनके द्वारा जो विवरण दिया गया है वो कितना सटीक है और कितना सही है। अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रत्याशी को जब भी चंदा दिया जाए तो वह चेक या ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाए, जिसके द्वारा यह सरकार के दायरे में आ जाता है, सरकार के नियंत्रण में तथा देखरेख में आ जाता है और यह इतना सटीक है कि एक कानून की नजर से भी नहीं बच सकते। अब बात करते हैं दूसरे सुझाव के बारे में, जो कि है स्वतंत्र उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाना। क्योंकि कई बार जब भी ये ज्यादा मात्रा में चुनाव लड़ते हैं तो जनता के पास अधिक ऑप्शन चले जाते हैं, जिससे वह समझ नहीं पाती अच्छा जो प्रत्याशी है वो कौन सा है, और कई बार गलत प्रत्याशी को अपना वोट देकर उसे शक्ति दे देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो स्वतंत्र उम्मीदवार है वो दल, जो भी किसी भी दल है उसके अनुशासन में नहीं रहते, क्योंकि इनका कोई अपना खुद का दल नहीं होता, ये स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं। ऐसे उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन पर मतों का निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि इतने प्रतिशत मत प्राप्त होने के बाद ही यह प्रत्याशी विजय माना जाएगा, या फिर भविष्य में ही चुनाव लड़ सकते हैं, उसका भी निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में कि जब भी कोई जो प्रत्याशी है वो असफल सिद्ध होता है तो उसको अगले चुनाव में अयोग्य करार देना चाहिए, जिससे वह अगली बार चुनाव न लड़े और जो ज्यादा ऑप्शन है जनता के पास वो न जाए। तो इस तरह भी जनता के द्वारा कम ऑप्शन कराए जा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा प्रत्याशी के नामांकन पत्र को प्रस्तावित करने वाले और अनुमोदन करने वालों की संख्या कम से कम 100 कर देनी चाहिए, कि यह उनकी गारंटी लेते हैं कि यह किसी भी तरह की चुनाव में धांधली नहीं करेंगे। तो इस प्रकार भी उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है और जनता को कम ऑप्शन के द्वारा चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग करने की आजादी दी जा सकती है। अब बात करते हैं इसके तीसरे सुझाव के बारे में, जो कि है अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे जो शक्ति है उसका संतुलन बनाए रखा जा सकेगा और जो शक्ति है वो गलत हाथों में नहीं जाएगी। राजनीति में हिंसा के प्रवेश को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के अपराधी जो कि सजा काट चुका व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के बाद सत्ता प्राप्त करेगा तो वह अपने ऊपर लगे दागों को मिटाने का कार्य करेगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक। जो सत्ता प्राप्त दल होते हैं वो अपने जो सरकारी मशीनरी है उसके दुरुपयोग के द्वारा अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें बताया गया है कि सरकारी वाहनों के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने चुनाव क्षेत्र में सरकारी वाहनों का प्रयोग न कर सके तथा सरकारी कार्य में वह कभी भी अवकाश लेकर अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार के लिए न जा सके, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए।
सरकारी खर्च पर समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन में विज्ञापन तथा पोस्टरों के द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह के सरकार का रुपया, और सरकार का रुपया जनता का रुपया है, क्योंकि जनता जितना भी टैक्स देती है वो सरकार को जाता है, और सरकार जब भी अपने फायदे के लिए इसका प्रयोग करेगी तो यह गलत कार्य माना जाएगा, तो इसको भी रोका जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है मंत्रियों के द्वारा मतदाताओं को रिझाने वाले जो घोषणाएं की जाती है उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और चुने जाने के बाद वह सरकारी कार्य करते हैं, जो सेवा भाव का पद होता है उसको करते हैं, और जब भी सेवा भाव का जो पद होगा वो किसी भी तरह के निजी स्वभाव या निजी लालच के लिए नहीं माना जाएगा। जब भी मंत्रियों के द्वारा सरकारी दौरे किए जाते हैं तो उनमें चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वह सरकारी कार्य के लिए जाते हैं जिसमें जनता का हित होता है और देश का हित होता है, तो इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें जो सुझाव है उसके बारे में, जो कि है चुनाव आयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाना। ये किस तरह होगा? जो इनके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वो, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया है वो इसमें शामिल होना चाहिए, जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। जो इनकी शक्ति है उनको और अधिक किस तरह किया जा सकता है, तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि हटाने की जो विधि है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होनी चाहिए। जितने भी सामान्य सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में, उनकी भी नियुक्ति या उनका भी हटाने का तरीका मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होना चाहिए, उसी के बाद इनको अधिक शक्ति मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है योग्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इनका जो अधिकार है वो किन क्षेत्रों में रहेगा तथा इनके द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाएगा वो कहां तक किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का निर्माण होना चाहिए, जिसके द्वारा यह सबसे निचले स्तर पर भी जाकर इसके ऊपर कंट्रोल बना सके। छठा पॉइंट है सदस्यों की संख्या को और अधिक किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा जो काम है उसको विभक्त किया जा सके तथा जो काम है उसके ऊपर भी प्रेशर कम किया जा सके। अब बात करते हैं इसके सातवें पॉइंट के बारे में, जो कि है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति आयोग में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी है कई बार किसी भी दल से या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से प्रभावित होकर नियुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, और नियुक्ति प्राप्ति के बाद वह केवल उस दल के लिए या फिर उस मंत्री के लिए कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इसके छठे सुझाव के बारे में, जो कि है उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जिसके द्वारा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा की योग्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए कि इनकी जो योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, उसी के बाद चुनाव आयोग में इनको लिया जा सकता है, उसके लिए भी इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात करते हैं इसके सातवें पॉइंट के बारे में, जो कि है पहचान पत्रों की अनिवार्यता के बारे में, कि किसी भी तरह की फर्जी मतों का प्रयोग करने से रोक लगाई जा सकती है इससे, और कुछ अन्य समस्याओं को भी इससे हल किया जा सकता है, जिसमें जो मतदाता सूची है उसमें जो कुरीतियां पाई जाती है उससे भी इसमें मदद मिल सकती है, तथा जो फर्जी वोट होती है उससे भी इससे मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके आठवें सुझाव के बारे में, जो कि है मतदान मशीन का प्रयोग करना, यानी कि ईवीएम का प्रयोग करना। इससे क्या होगा कि जो चुनाव परिणाम है वो जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे, और जो प्राप्त मत है उस मशीन में उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 13वीं लोकसभा चुनाव में जो 16 राज्यों में हुई थी उसमें 46 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, जिससे कि इससे यह पता चला कि यह किस हद तक सफल रही है, तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो मतों का जो परिणाम है वो जल्द घोषित किया जाएगा, और जो मत है उसको भी सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी तरह की धांधली नहीं की जा सकती और न ही इसको हैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके 9वें सुझाव के बारे में, जो कि है चुनाव प्रक्रिया में सुधार के बारे में। इसमें बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को लागू करना चाहिए। इससे चुनाव जो समस्या पैदा होती है उससे काफी हद तक समाधान पाया जा सकता है। पहले हम बात कर ले कि अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की पद्धति है वो है क्या। जब भी मान लीजिए 3 सदस्य हैं, उनके बीच में जब भी जो मत है उसका अंतर कम होने के बाद मान लीजिए ए जो प्रत्याशी है वो विजय बन जाता है, कितने अंतरों से, मान लीजिए 2 वोटों से यह जीत जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए इसको लागू करना चाहिए, जिसके अनुसार जब भी मान लीजिए 2 प्रत्याशी मिलकर अधिक मत प्राप्त करने के बाद इनको विजय बनाना चाहिए, न कि अकेले व्यक्ति को, यानी कि एक तरह से बहुमत की पद्धति को लागू करना चाहिए इसमें।
अब बात करते हैं इसके 10वें सुझाव के बारे में, जो कि है चुनाव याचिका पर शीघ्र निर्णय लेना। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो चुनाव में समस्या पैदा हो जाती है तो उसमें काफी लंबे समय तक इसका समाधान नहीं मिल पाता, और अंत में जाकर क्या होता है कि समाधान बिना ढूंढे ही उस जो प्रत्याशी है उसको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। कई बार यह होता है कि उसके द्वारा जो जांच चल रही है उसकी वजह से इसे अयोग्य करार दिया गया है, और अंत में शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है जो गलत प्रत्याशी है उसके द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि चुनाव विवाद को तय करने की जो समय सीमा है उसको निर्धारण करना चाहिए। इस मान लीजिए 1 हफ्ते में इसका परिणाम दिया जाना चाहिए कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है चुनाव में, कि ये क्यों हुआ है और ये किसके द्वारा किया गया है। तो उसके विवाद को निपटाने के लिए सीमा का निर्धारण करना चाहिए। उचित यह होगा कि चुनाव जो विवाद है उसको निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के स्थान पर चुनाव आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए। देखा जाता है कि जो उच्च न्यायालय है वो अधिक समय तक इस विवाद को चला सकते हैं, इस पर ज्यादा जल्दी हल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसका जो चुनाव संबंधी जितने भी विवाद है वो चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यह भी हो सकता है कि जो उच्च न्यायालय है उसकी भी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि आपको यह केवल इतने हफ्तों में या इतने महीने में इसका हल लाकर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 11वें सुझाव के बारे में, जो कि है सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण के बारे में। देखा जाता है कि चुनाव की घोषणा के बाद सरकारी अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं, तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो अधिकारी गण है वो निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य और कार्य का पालन करेंगे। और नौकरशाही पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि नौकरशाही से जनता न प्रभावित होकर सरकार ज्यादा प्रभावित होती है, और सरकार प्रभावित होने के साथ साथ क्या करेगी, वह उनसे अपना कार्य करवाएगी तथा अपने कार्य के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जो इनकी शक्ति है वो चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं इनके 12वें जो सुझाव है उसके बारे में, जो कि है आदर्श व्यवहार संहिता के बारे में। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के द्वारा आदर्श व्यवहार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसे अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके 13वें सुझाव के बारे में, जो कि है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। देखा जाता है कि सामान्य रूप से जब भी कोई प्रत्याशी वादा करता है और वादा करने के बाद जनता उसका समर्थन करती है, तो जब भी वह सत्ता प्राप्त कर जाता है तो उन वादों को भूल जाता है। तो जनता अपने जो अधिकार का प्रयोग करती है मताधिकार का, तो वह अधिकार उनका बेकार चला जाता है। तो उससे बचने के लिए किया जाना चाहिए कि जो प्रतिनिधि है उसको वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को दिया जाना चाहिए, कि उनकी शर्त जो बताई थी उन्होंने कि हम सत्ता प्राप्त करने के बाद आपके लिए यह करेंगे, तो अगर जब वह नहीं करते हैं तो अपना अधिकार वापस लेने के बाद उसे अपने पद से हटा सकती है और अपने अधिकार से अन्य किसी प्रत्याशी को यह शक्ति प्रदान कर सकती है। इसमें बताया गया है कि जनता को अपने ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए जो उसकी दृष्टि में ठीक काम नहीं कर रहा है अथवा उसका आचरण ही ठीक नहीं है, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। बात करते हैं इसके अगले सुझाव के बारे में, जो कि है महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में। वर्तमान में देखा जाता है कि हर जगह जो आरक्षण की नीति है उसको लागू करके महिलाओं को भी समानता देने का कार्य किया जाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों में कम से कम 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने वर्ग के उत्थान के लिए भी कार्य करे। अब बात करते हैं इसके 15वें सुझाव के बारे में, जो कि है जो एग्जिट पोल है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह सर्वेक्षण पूर्णतः सत्य नहीं होते, यह मतदाताओं को भ्रमित करते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ज्यादातर देखा जाता है कि जो भारत में मीडिया है वो एक तरह का गोदी मीडिया है, जो केवल सरकार की चापलूसी करता है तथा उनके नियंत्रण में कार्य करता है, उनकी अच्छाई बताता है। वह मीडिया न होकर एक तरह से उनका प्रवक्ता होता है जो जनता के सामने उनकी अच्छाई, केवल अच्छाई ही रखता है। अब बात करते हैं इसके अन्य सुझाव के बारे में कि और कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं जिसके द्वारा भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसको और अधिक सफल बनाया जा सके। तो पहला पॉइंट है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने के नियमों में शक्ति लाई जानी चाहिए, जिससे जनता के पास कम ऑप्शन जाएंगे और अपने अच्छे प्रतिनिधि को वह चुनकर सत्ता प्राप्त कराएंगे। दूसरा पॉइंट है, प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु सीमा के साथ साथ अधिकतम आयु सीमा का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। देखा जाता है कि जो आज के समय में युवा जो प्रत्याशी है उनकी संख्या कम है और जो तजुर्बे में ज्यादा
क्या है वो अधिक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है चुनाव में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदायता के आधार पर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है मतदाता सूची को समय समय पर संशोधित करके इसमें जो खामियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा एक सफल तथा स्पष्ट जो चुनाव प्रणाली है उसका निर्माण होगा, तथा जो इसमें कुरीतियां हैं उसको अंत करने के बाद एक तरह से जो भ्रष्ट या फर्जी वोट गिरती है उसको भी खत्म किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट के बारे में, जो कि है चुनाव में हिंसा के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए जो सशक्त बल है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तथा ये इस तरह से काफी हद तक जो चुनाव में हिंसा होती है उसको कमी लाई जा सकती है। अब बात करते हैं इसके छठे पॉइंट के बारे में, जो कि है निर्वाचन क्षेत्रों का जो निष्पक्ष रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा पता चल सके कि इनका जो क्षेत्राधिकार है किसी भी प्रत्याशी का वो इतना दायरे में फैला हुआ है, तथा ये अपने जब भी दायित्वों को संभालेगा तो इतने क्षेत्र में इसका अधिकार स्थापित किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव के बारे में कि कौन कौन से सुधार होने चाहिए, जिसके बाद जो भारत की चुनाव प्रणाली है वो उस हद तक जा सके जो कि वास्तव में लोकतंत्र में स्थापित होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।